नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताओं के बारे में। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। हमने आपको शुरुआती वीडियो में समझाने का प्रयास किया कि कैसे 1950 के दशक में जो देश आज़ाद हुए उन्हें तीसरी दुनिया या तृतीय विश्व थर्ड वर्ल्ड की संज्ञा दी गई और कैसे इन देशों ने अपने विकास के लिए एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे गुटनिरपेक्ष कहा गया। यह विचारधारा भारत से जन्मी और यह मिस्र और अलग अलग देशों के साथ यह एक सशक्त रूप में आगे बढ़ी और आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 से ज़्यादा देश भागीदार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे गुटनिरपेक्ष नीति की विशेषताएं, वे विशेषताएं जिन्होंने इन देशों को आगे बढ़ने में सहायता किया, या फिर कोई भी देश जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ता है तो क्या कहकर उसे जोड़ा जाता है, या फिर वो क्यों गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े कि उसे वे कौन कौन से लाभ होंगे जिसके चलते वो इस आंदोलन से जुड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कोई गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ता है तो उसे सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि वह शक्ति गुटों या सैनिक गठबंधनों से पृथक हो जाता है, यानी कि वो विश्व की जो चरमपंथी राजनीति है उससे अलग हो जाता है। वो उस समय पर जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ने वाले देश स्वाभाविक रूप से शीत युद्ध से बच जा रहे थे, क्योंकि वे ना तो साम्यवादी रूस की विचारधारा में थे और ना ही पूंजीवादी अमेरिका की विचारधारा में थे। वे एक तीसरे गुट में थे जिसे गुटनिरपेक्ष कहा गया। इसके चलते उन्हें इन महाशक्तियों से किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और वे बड़ी आसानी से अपने विकास को आगे बढ़ा पाए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो आता है वह स्वतंत्र विदेश नीति का पालन। यह दूसरा टॉपिक है। यहाँ पर आप खुद स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं, मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल लीडर के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब अगर आपका नेता कुछ कह रहा है तो स्वाभाविक रूप से आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसकी बात को मानें और उसे फैलाएं। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि हमारी राजनीति में कुछ नेता अक्सर गलत कह देते हैं और उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता उनके जय जयकार करते रहते हैं। यही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप देखें तो अगर आप मार्क्सवाद या फिर साम्यवाद की ओर जुड़ते हैं तो रूस का हर काम आपको सही ठहराना होता। भले ही रूस किसी भी प्रकार की समस्या करे, वो यूक्रेन के साथ युद्ध करे। आप आज की स्थिति में देखिए तो बेलारूस जैसे देश जो हैं, उत्तर कोरिया जैसे जो देश हैं, वो पूरे रूप में खुलकर रूस का साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस जो कर रहा है वो पूरी तरह से सही है। लेकिन जो गुटनिरपेक्ष देश हैं वो कहीं कहीं पर रूस की आलोचना भी कर रहे हैं, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लेकर चल रहे थे और वे अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ सकते थे। तीसरा बिंदु आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विश्व शांति को प्रोत्साहन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है। इंदिरा गांधी द्वारा कहा गया ये कथन बहुत ही ज़्यादा सार्थक साबित होता है। दोस्तों, स्वाभाविक है अगर 120 से ज़्यादा देश आज इसमें शामिल है, अगर ये 120 देश जिसमें भारत जैसी महाशक्ति भी शामिल है, ये इतने सारे देश अगर किसी अलग अलग विचारधाराओं में शामिल होते तो क्या लगता है, क्या कभी शीत युद्ध समाप्त होता? नहीं, अलग अलग प्रकार में शीत युद्ध चलता रहता। अलग अलग प्रकार में साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधाराएं आपस में लड़ती रहती और विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से पहले ही सामना करना पड़ सकता था। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत और इसमें विश्व के देशों के जुड़ने के कारण यहाँ पर बहुत कम से कम विश्व में युद्ध की संभावनाएं बनी और यहाँ पर विश्व शांति में प्रोत्साहन के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यही कारण है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 7वें शिखर सम्मेलन 1983 के समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है।
साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध। 1950 के दशक में आज़ाद हुए ज़्यादातर देश किसी न किसी साम्राज्यवादी शक्ति के उपनिवेश थे और उनके शोषण को झेल रहे थे। ज़्यादातर इंग्लैंड हो या फिर अमेरिका हो या फिर रूस हो या उसके समर्थित देश हो, ये सभी कहीं न कहीं साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और शोषण के कारण थे। अगर वे इनसे जुड़ते तो वे भी कहीं न कहीं इन चीज़ों को सही ठहराते और कहीं न कहीं वे भी इन चीज़ों में लिप्त हो जाते। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जुड़कर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण एवं आधिपत्य का विरोध किया, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक बड़ी सफलता रही। 5वें नंबर पर आता है गुटनिरपेक्षता की नीति, निरंतर विकासशीलता। गुटनिरपेक्षता की नीति एक निरंतर विकासशील नीति है जिस पर चलते हुए देश राष्ट्रीय हित और विकास की बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अपने दृष्टिकोण और कार्यशैली में परिवर्तन कर सकते हैं। 1971 की भारत सोवियत रूस मैत्री संधि गुटनिरपेक्ष विकासशील का ही परिचायक थी। पिछले एक दशक से गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबद्ध देश सबके सामूहिक आर्थिक विकास पर बल देने लगे हैं। यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देश जो भी होते हैं वे किसी सैन्य संधि से जुड़े नहीं होते हैं। इसके चलते वे काफ़ी उदार होते हैं और वे सभी को साथ लेकर चलते हैं। जैसे आप भारत को देखेंगे तो भारत एक प्रकार से ये कहता है कि वह दक्षिण एशिया का लीडर है और साथ ही साथ अफ्रीका के देशों को भी वह साथ में लेकर चलता है। यही कारण है कि अभी जब 2023 में G20 हुआ तो वहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाने का काम भारत की ही अध्यक्षता में किया गया। यही कारण है कि जो गुटनिरपेक्ष देश है वे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और आगे विकास की राह पर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही देश किसी विचारधारा में फंसे होते तो ये एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते और एक दूसरे को पीछे करते और खुद भी पीछे रह जाते। 6वें नंबर पर आता है पारस्परिक सहयोग फिर भी गुटबंदी से विमुखता। यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि ये एक दूसरे का सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक दूसरे से सैन्य संधियाँ नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ गुप्त संधियाँ नहीं करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी या फिर किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का काम ये नहीं करते हैं, जिसके चलते गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इतने ज़्यादा सदस्य जुड़ रहे हैं, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन बन गया है। और यही कारण है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी जीवित है और आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, 7वां बिंदु आता है राष्ट्र संघ के साथ सहयोग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका उद्देश्य शांति स्थापित करना है और युद्धों की रोकथाम करना है, यहाँ पर आप भी जानते होंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर अमेरिका का ज़्यादा वर्चस्व दिखाई देता है और अगर कोई प्रभावशाली कदम उठाने का कार्य करता है तो उसे या तो अमेरिका रोक देता है या फिर अगर वह रूस के खिलाफ होता है तो रूस और जो चीन है ये परमानेंट सदस्य हैं और ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े और अच्छे प्रस्तावों को रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके साथ 120 देश, 120 सदस्य हैं और एक प्रभावशाली संगठन है, विश्व की तकरीबन 75% आबादी को लेकर जो संगठन चलता है, उस संगठन से उठाई गई कोई मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ को भी मानना पड़ता है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ यह चलता है और सहयोग करता है और विश्व शांति के काम को आगे बढ़ाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र संघ से सहयोग करने वाला आंदोलन है, न वह उसका प्रतिद्वंदी है और न उसका विकल्प, तथा उसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ को सही दिशा में आगे बढ़ाते हुए उसे शक्तिशाली बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर था गुटनिरपेक्ष नीति की विशेषताएं। यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ समझाते हुए इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए।
तो गुट निरपेक्षता का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न और वीडियोस आपको एमए इतिहास 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि गुट निरपेक्षता की विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी कि क्यों इतने सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े। मुझे उम्मीद है मैं आपको एक अच्छी चीज़ समझाने में कामयाब रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।